हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें कि हम कक्षा 7 की हमारे अतीत पार्ट 2 जिसका आज देखने वाले हैं हम चैप्टर 9। तो देखते हैं कि हमारे अतीत पार्ट 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी जिसका आज चैप्टर हम देखने वाले हैं 9 चैप्टर में क्या है। इससे पहले हम देख लें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, मुग़ल साम्राज्य फोर्थ भी हो चुका है, शासक और इमारतें फिफ्थ भी हो चुका है, नगर व्यापारी और शिल्पी जन भी हो चुका है, जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय 7 भी हो चुका है, ईश्वर से अनुराग ये भी 8वां भी हो चुका है। अब देखते हैं आज हम क्षेत्रीय सांस्कृतिक का निर्माण, मतलब कि किस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कला का निर्माण हुआ है जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 9 जिसमें कि देखेंगे आज क्षेत्रीय सांस्कृतिक का निर्माण। तो अब देखते हैं चैप्टर 9 में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लोगों का वर्णन, मतलब कि इस क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र में इसकी संस्कृति के बारे में किस प्रकार लोगों का वर्णन मिलता है, इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लोगों का जो वर्णन करते हैं ना, वह है कि उनकी सामान्य तरीका है, मतलब कि सामान्य तरीका से लोग इनका वर्णन करते हैं। तो इसकी बोलचाल की भाषा, जैसे कि हम देखें संस्कृत परिभाषित थी, इनकी बोलचाल की भाषा परिभाषित है। किस प्रकार, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, जिस प्रकार की भाषा वो व्यक्ति को क्या कहा जाता था, उनको तमिल या उड़िया, जो कि उड़िया भाषा में बोलते थे। तमिल व उड़ीसा में रहने, जो कि तमिलनाडु व उड़ीसा राज्य में रहने वाले रहते थे। तो इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र के एक खास किस्म के, जिसमें कि आपको मिलेगी भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, काव्य है, नृत्य है, संगीत है, जो कि उन क्षेत्रों पर अलग अलग तरीके से इनका उदाहरण देखने को मिलता है, जिस वजह से वह क्षेत्र में चित्रकला, मतलब कि जो चित्रकला है उस पर बहुत अधिक जोर दिया गया और इससे भिन्न भिन्न तरीके के भिन्न या विभाजक सीमाओं के बारे में जानने को या मिलता है। उस समय की भूमिका इन्हीं पर उनकी भूमिका रहती थी, जिन्हें हम आज की संस्कृतियाँ समझते हैं, जो कि उस क्षेत्र की जो है प्रमुख संस्कृति के रूप में हम समझते हैं। तो समय के साथ साथ बदलती गई ये संस्कृति जो है, जैसे समय बदलता गया वैसे ये भी बदलती गई, आज भी बदल रही है। क्षेत्रीय संस्कृति जो कि जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है, इस प्रक्रिया में स्थानीय परंपरा, उपमहाद्वीपीय तथा अन्य भागों में उनका आदान प्रदान एक दूसरे से संपन्न थी, मतलब कि उनकी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनको किस तरह से वह आदान प्रदान किया करते थे और जो उनकी एक प्राकृतिक संपदा के रूप में भी उनका उपयोग किया करते थे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि कुछ परंपराएं, जैसे कि कुछ विशेष क्षेत्र पर अपना कुछ भिन्न क्षेत्रों के समान प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त वह है कुछ अन्य परंपराएं एवं खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, जो परंतु इन क्षेत्रों में जाकर उन्हें हम एक नया स्वरूप ले लेते हैं। पता लगाइए कि पिछले 10 सालों में कितने इस प्रकार की समस्या तथा इस प्रकार के राज्यों का अलग क्षेत्र है। तो देखते हैं फिर हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ चेर और मलयालम भाषा, किस प्रकार चेर और मलयालम भाषा का विकास हुआ, इनमें। तो फिर आगे देखते हैं कि आइए हम भाषा और क्षेत्र के बीच में जो संबंध या जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं उनका विश्लेषण करें और महोदयपुरम जो क्या है, वहाँ का महोदयपुरम का चेर या राज्य व प्रादेशिक या प्रायद्वीपीय या दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज हम केरल का एक हिस्सा है, कौन सा दक्षिण पश्चिम भाग का जो है, जो कि केरल का एक हिस्सा है, जिसमें कि
नवीं शताब्दी जैसे प्रारंभ किया गया। संभवतः मलयालम भाषा जो नवीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया, जो संभवतः वह मुख्यतः वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, जो कि ये शासक जो थे वह मलयालम भाषा एवं प्रतिलिपि का प्रयोग करते थे। अभिलेखों से प्राप्त है कि जो वस्तु है ना, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में, जैसे कि क्षेत्रीय या वहाँ के रहने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं। तो फिर आगे देखते हैं कि इस तरह से हम उनमें इसमें ये पांडुलिपि के बारे में भी दर्शाया गया है संस्कृति के रूप में ये, और फिर साथ साथ जो संस्कृत परंपराओं में भी कुछ इनका ग्रहण किया गया। परंतु आप देखेंगे कि मंदिरों में जो रंगमंच और उनकी जो परंपराएं थी वह किस प्रकार खोजी गई, मतलब कि इन परंपराओं को किस तरह से मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता था। तो आप देखेंगे केरल का एक महामंदिर जिसमें रंगमंच की जिसकी परंपरागत या युग तक की खोजी की जा सकती थी, मतलब खोजी जा सकती थी, इनको किस तरह से खोजा जा सकता था। तो संस्कृत के महाकाव्यों पर यह जो जिस प्रकार की जो रंगमंच है उनको प्रदर्शित करने के लिए संस्कृत के जो महाकाव्य में उनको किस प्रकार उसमें आधारित था। जैसे कि आप देखेंगे मलयालम भाषा की पहली है साहित्यिक कृतियाँ जो कि लगभग आज से 12वीं शताब्दी तक पहुँची है। प्रारूप रूप से संस्कृत के यह ऋणी है। ये भाषा जो है संस्कृत के प्रमुख रूप से ऋणी है। इस प्रकार आप काफ़ी रोचक तत्व हैं कि 14वीं शताब्दी का एक प्रमुख ग्रंथ लीला तिलकम कौन सा था। 14वीं शताब्दी का एक प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, वह है लीला तिलकम था, जो व्यापार व्याकरण या काव्य शास्त्र का विषयक था, जिसमें कि वाणिज्य प्रबलम शैली का, जो कि सबसे पहले वो क्या करते थे वह है वाणी शैली का प्रबलम का ये है मिलता है, जिसमें कि आप व्याकरण के काव्य शास्त्र के आधार पर ये शैली को लिखा गया, जिसमें कि वाणिज्य प्रबलम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। इसका कौन सा अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा ये क्या है, दो संस्कृत भाषा के क्षेत्रीय भाषा के साथ इसका प्रयोग किया जाता, किसका, हीरा और मूंगा का। तो आप देखेंगे कि इसमें हम शासक है और धार्मिक परंपरा जगन्नाथ की संप्रदाय के बारे में देखेंगे। तो आप देखते हैं कि शासक व अन्य संस्कृति जिसमें कि धार्मिक परंपराएं धीरे धीरे अगर विकसित होने लगी, इस प्रकार की परंपराएं यह है सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है, जिसका उदाहरण आप देखने को मिलेगा पुरी जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, जो संप्रदाय है, जिसमें कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, कौन, विष्णु, जिसमें कि उसका पर्यायवाची है जो एक जगन्नाथ की काष्ठ की प्रतिमा है, जिसमें कि स्थानीय जातियों के लोग वहाँ, मतलब कि जो उड़ीसा में रहने वाले जो स्थानीय जाति के लोग हैं वह इस प्रकार की जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकालते हैं, और जिसमें कि तात्पर्य निकालते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि जगन्नाथ की मूल स्थानीय मतलब कि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिस पे आगे चल के उसमें विष्णु भगवान का रूप। तो भाषा बोलते हैं और उनका लेखक सर्वप्रथम कब और प्रयोग किया गया। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिपि का उड़ीसा में, जिसमें कि ये रथ निकाला जाता है, जिसमें उनकी बालभद्र है, कौन कौन रहते इसमें, बालभद्र है, सुभद्रा है और जगन्नाथ की प्रतिमा है, जिसमें ये सांस्कृतिक क्षेत्र में सांस्कृति के रूप में इनको प्रदर्शित या दिखाया जाता है। 12वीं शताब्दी के में गंगवंश कौन थे, 12वीं शताब्दी में गंगवंश के अत्यधिक एक प्रतापी राजा कौन थे, अनंत वर्मन ने पुरी को क्या बनाया, उसने पुरुषोत्तम जगन्नाथ के एक मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया, जो करीब 1230 ईस्वी में राजा अंगम भीम के तृतीय ने अपना राज्य का पुरुषोत्तम किसको, जगन्नाथ को अर्पित कर दिया, किसको, भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। यह जगन्नाथ की प्रतिमा इसमें घोषित है। फिर इसमें हम देखते हैं कि ये
मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें कि जगन्नाथपुरी का मंदिर है ज्यों का त्यों है मंदिर का तीर्थ स्थल, यानी कि तीर्थ यात्रा में केंद्र के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सामाजिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक रीतियों के रूप में इन पर सत्ता बढ़ती गई, और जिन्होंने उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। किन ने जीता? मुगल ने जीता, मराठों ने जीता और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इस मंदिर का कल्याण एवं नियंत्रण करने की प्रयत्न किया। मतलब इसका किस तरह से रख रखाव किया जाए और इसको किस तरह के सुरक्षित रखा जाए और इनमें किसी भी तरीका का बुरा प्रभाव ना पड़ सके। पूरा प्रभाव का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई, इस मंदिर में कोई भी शासक जो है वह है अपना अधिकार स्थापित ना कर सके, और बाहर से जो राजा आते जो आक्रमण करते उन आक्रमणों से इस मंदिर की सुरक्षा की जाए और इसमें किसी भी तरीके से क्षति होने से बचाया जाए। तो फिर देखते हैं कि राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां पर वह अधिकांश स्थान, जैसे कि राजस्थान में स्थित है, जिसका कि अधिकांश स्थान कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। जैसे इसमें राजपूताना कहते हैं, राजस्थान में स्थित है, उसको क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। इसमें यह समझा जा सकता है कि ऐसा प्रदेश जहां केवल अथवा प्रमुख राजदूत रहते थे, जिसमें कि आप देखेंगे कि, लेकिन यह बात आंशिक रूप से अत्यंत ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह जो कि आज भी उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में जो अनेक क्षेत्रों में जो क्या करते थे वह राजपूत कहते थे। यह सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। मतलब कि राजस्थान में राजपूत के अलावा अन्य लोग और लोग भी रहते थे। यद्यपि आप देखेंगे अक्सर यह माना जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। किन्होंने? राजपूतों ने। किसको? राजस्थान को। अब देखेंगे कि इसमें जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है। तो फिर आगे देखते हैं कि फिर इसमें क्या हुआ। सांस्कृतिक परंपराओं के शासकों के जिसमें आदर्शों की क्या है तथा इसकी अभिलाषा साथ साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई। मतलब कि कहने का यह हुआ, जो शासक थे उनकी अभिलाषा इस सांस्कृतिक परंपरा से वह घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए थे। लगभग यह 8वीं शताब्दी से आज राजस्थान के अधिकांश भाग है जहाँ पर हम परिवार जो मिलते हैं वह अधिकांश परिवार किससे हैं? वह राजपूतों का शासन रहा था। जैसे कि आप देखेंगे कि पृथ्वीराज जो कि चैप्टर 2 में, ये एक ऐसा ही शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। इस प्रकार की संरचना को वह अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु वरण किया और मगर पीठ नहीं दिखाई। लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु उन्होंने युद्ध क्षेत्र से पीठ नहीं दिखाई। यह राजपूत शूरवीरों का काम है। तो बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का यह चित्र है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब इस प्रकार की कहानियाँ जो काव्यों में, गीतों में सुरक्षित है, विशेष रूप से प्रशिक्षित है, चारण भाटों के द्वारा गाई जाती थी। जी क्या करते थे? वह चरण भाटों के द्वारा गाई जाती है। काव्य गीत शूरवीरों की स्मृति सुरक्षित रखते थे, जिसमें कि आशा की जाती है कि अन्य जनों में इस प्रकार के शूरवीरों का अनुकरण भी देखने को मिलेगा या उनसे प्रेरित होकर प्रोत्साहित होंगे और साधारणतः इस प्रकार की कहानी सुनकर वह आकर्षित होते गए। कहानियाँ जो होती वह अक्सर नाटकीय रूप में होती थी, जिसमें कि आसानी से वह स्वामी मित्रता, प्रेम, क्रोध आदि प्रबल के संवेगों का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की कहानी बनाकर उनमें इन सभी चीज़ों का उसमें मिश्रण होता है। तो इस मिश्रण होकर इस प्रकार से वह कहानी को प्रदर्शित करते हैं। या क्या स्त्रियां इन कहानियों का स्थान प्राप्त था? मतलब कहने की यह हुआ, जो कहानी बनाई जाती थी उनमें स्त्रियां का कोई स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी आप झगड़े के कारण
कारण रूप में झगड़े के कारण रूपों में विद्यमान थे। जब स्त्रियां पुरुष या स्त्रियां को जीतने के लिए अथवा उनकी जो पुरुष होते हैं वह स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा करने के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह पर चित्रित भी मिलता है कि जैसे कि स्त्रियां सूरवीर पत्नियों का जीवन मरण का दोनों ही जीवन और मरण का दोनों का ही अनुसरण करते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि सती प्रथा यानी कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों को किस प्रकार से वह उनका स्थान था। तो आप देखेंगे कि मानचित्र में वह है जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, दिबांग राजस्थान, जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है, और फिर इस प्रकार से गुजरात है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ढाका बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल है, कोलकाता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, और फिर कर्नाटक मिलेगा। इधर फिर आपको अरब सागर मिलेगा, फिर गोवा मिलेगा, और फिर क्या द्वीप है, और फिर बंगाल की खाड़ी है, तमिलनाडु, केरल, और फिर लास्ट में मिलेगा आपको श्रीलंका। तो इस तरह से वह क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण करते थे। अब फिर इसमें आप देखने को मिलेगा कि इसमें चिंता पर चिता, मतलब कि जो चिता थी वह चिता पर जिंदा जला देते थे। किसको? स्त्रियों को, क्योंकि पति की जब मृत्यु हो जाती है उस मृत्यु के साथ साथ भी स्त्रियों को उस चिता पर उनको जिंदा जला दिया जाता था। जैसे कि कुछ कहानियों में इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो कि शूरवीरता के कारण आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें अक्सर इन आदर्शों के बारे में जीवन का बलिदान करना होता। मतलब जो इस प्रकार के आदर्शों का पालन करते हैं उनको जीवन का बलिदान भी करना होता था। तो पता लगाइए कि गांव में, आपके नगर में, परिवारों में वीरांगना परंपरा रही है। यदि हाँ तो परंपराएं राजपूतों की वीरता आदर्शों के तनी बनी के समान थे। तो फिर देखते हैं इसमें क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक की कहानी, मतलब कि किस प्रकार की है कथक की कहानी है। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न रूप में, मतलब कि जो शूर इस प्रकार की परंपरा चलती आई है। नृत्य के विषय में यह सच है कि आइए नृत्य का एक कथक इतिहास देखें। मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि जो नृत्य था उसमें किस प्रकार का इतिहास है, इसके बारे में हम अब देखते हैं। तो फिर नृत्य शैली जो है कि वह उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई, मतलब कि कहने की यह हुआ कि उत्तर भारत, ये हमारा भारत हुआ, जैसे कि इसका उत्तर भारत, ये ऊपरी वाला क्षेत्र जो इसका नृत्य का क्षेत्र है वह उत्तर भारत से काफ़ी अधिक मिलता या जुड़ता है, जिसका प्रयोग कहानी या भाषा के लिए किया जाता था। आप देखेंगे कि कथक मूल नृत्य के रूप में उत्तर भारत है, तथा उत्तर भारत के जो मंदिर हैं यानी कि कथा कहानी सुनाने के लिए इनका कथाकार या फिर क्या हाव भाव से ही इस प्रकार के संगीत की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि कथावाचक को अलंकृत किया जाता, मतलब जो कथा को वाचन करता, मतलब कि पढ़ के सुनाता था, उन्हें हम वाचक किया करते थे, उनको सुनते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। किनका हुआ? जैसे 15वीं 16वीं शताब्दी प्रारंभ होती है उसी समय से आपको मिलेगा भक्ति आंदोलन का जो है क्या हुआ, प्रसार शुरू हुआ। फिर आप देखेंगे इस प्रकार की विशिष्ट शैली का जैसे जैसे शैली चलती गई वैसे वैसे इसका रूप धारण भी अलग होता गया। फिर जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, जो कि पौराणिक आख्यान जिसको हमको कहानी के रूप में सुनने को मिलती है, जैसे इसे हम लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं या किया जाता है। जैसे रासलीला कहा जाता है, मतलब जो नाटक को प्रस्तुत करते हैं उनको क्या कहा जाता है? रासलीला कहा जाता है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ क्या होता है, कथक कार्य के मूल हाव भाव से भी यह जुड़े रहते थे।
अब फिर इसमें देखते हैं कि हम मुगल बादशाह को, शासक के अभिजातों को शासन में पृथक नृत्य के राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था। मतलब कि जो नृतक करते थे उनको फिर जाकर उन्हें राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जिसके कारण वह नृत्य में वर्तमान में अभिलक्षण अर्थित किए जाते थे। इस विशिष्ट नृत्य के रूप में उन्हें विकसित हो गया, मतलब धीरे धीरे करके वह और अधिक प्रचलित होते गए। आगे चलकर यह दो परंपरा अर्थात घरानों के में भी फला फूला, धीरे धीरे करके यह इस प्रकार से वह घरानों में भी फला फूला। और राजस्थान के जयपुर में आप देखेंगे कि जो वहाँ का राजदरबार था, जो लखनऊ में जिसके अवध के नवाब, अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह के संरक्षण में इस प्रकार से उनका कला या रूप में उभरा, धीरे धीरे करके उभरा। कब? 1850 से 1875 के दौरान इस नृत्य शैली का दो भागों में नहीं, बल्कि जैसे कि आप देखेंगे कि पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, बिहार है, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाके भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गए, जो कि धीरे धीरे कर यह प्रस्तुति में विशिष्ट रूप का लिप्त होते गए, मतलब कि उसमें विलीन होते गए। फिर आप देखेंगे कि इसमें इस प्रकार से हम दूत का संचालन या उत्तम वेशभूषा की कहानी को किस प्रकार हम प्रस्तुतिकरण एवं अभियान से जोड़ दिया जाने लगा, मतलब किस प्रकार इनको धीरे धीरे कर इनको बढ़ावा की ओर प्रदर्शित किया जाने लगा। फिर आप देखेंगे कि अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में किस प्रकार के कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों के अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। मतलब कि जो ब्रिटिश शासन करता जो थे वह इस प्रकार के भारतीय नाटकों को आने की उन्हें अस्वीकार या नापसंद करते थे। फिर भी यह जीवित बचा रहा, परंतु यह गढ़ी के द्वारा पेश किया गया और स्वतंत्रता के जैसे ही गणिकों के द्वारा इसे पेश किया गया, फिर हमें स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इसे 6 शास्त्रीय नाट्य नृत्य मिल गई, मतलब इनको पात्रता मिल गई नाट्य शास्त्र के। अब देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या है। शास्त्रीय नृत्य जिस कला रूप में शास्त्रीय माना जाए उसे प्रश्न का उत्तर अक्सर बहुत कठिन होता है। मतलब कि इसमें जो कला शास्त्र में माना जाता है उसका प्रश्न के उत्तर के तौर पर बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि हम इस शैली को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय कहते हैं। जिस प्रकार वार्षिक धार्मिक, जिसका कि विषय धार्मिक हो अथवा क्या हम इसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए हमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता, मतलब कि जिस प्रकार हम इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं उस प्रस्तुति के लिए हमें अत्यधिक कौशल, मतलब कि कौशल का कहने का मतलब अधिक से अच्छा हम उस नाट्य को हम प्रदर्शित कर सकें, जिसके कारण कि वह और अच्छा सुंदर और नाट्य की तरीक़ा से प्रस्तुति दे सकें। इसके अलावा आप देखेंगे कि शास्त्रीय इसीलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रोत्साहन की नहीं दिया जाता। मतलब कि इस प्रकार के नाटक को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें कि उनको क्या करते थे, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से वह स्मरणीय है। बहुत से ऐसे नृत्य हैं जिसमें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया, ये विशिष्टता भी इसमें पाई जाती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि शास्त्रीय रूपों में विशिष्ट लक्षण बताया गया है। यद्यपि यह शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग है, इन कलाओं के रूपों में श्रेष्ठ सूचक हो जाता है। जैसे कि इस प्रकार की कला को प्रदर्शित किया जाता है, उन कलाओं में जो प्रदर्शित करता रहते हैं वह बहुत अत्यधिक श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस नाट्य क्षेत्र के बारे में सभी जानकारी उनको मिलती है, जिस वजह से वह अत्यधिक प्रचलित हो जाते हैं। फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होते, मतलब कि जो उनको प्रदर्शित करने वाले होते हैं उनके जो द्वारा जो शब्द प्रयोग किया जाता है और जो सुनने वाले होते हैं या देखने वाले होते हैं उनको सही तरीके से उनका उत्साह नहीं बढ़ाते, इस वजह से उनको सही तरीका नहीं मिलता। अतः हम अत्यंत नृत्य के रूप में जिन्हें हम इस स्थानीय भाषा शास्त्रीय माना जाता है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें
भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। इस प्रकार की रचना इनमें की जाती थी। इन कहानियों के रूप में आप देखेंगे कि इनमें से किसी एक नृत्य के रूप में के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। जैसे कथक के नृत्य के बारे में, दरबारी चित्र के बारे में प्रदर्शित किया गया। फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार शासकों संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्रों की परंपरा, किस प्रकार से यह परंपरा चलती गई। तो फिर इसमें आप देखेंगे कि एक अन्य परंपरा जो कि कई रीतियों को विकसित करती। इनका कहने के मतलब यह हुआ कि जो एक परंपरा है वह जो प्रारंभ से चली आ रही परंपरा जो होती है ना, वह कई प्रकार की रीतियों को विकसित करती, मतलब अनेक तरह की इसमें जो रीतियां हैं उनको विकसित करते जाती है। जैसे कि लघु चित्र की परंपरा में लघु चित्र को उनके नाम से पता चलता है। छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से, कपड़े या कागज के चित्र से किया जाता है, जिसके लिए हम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी के तख्तों पर इनको चित्र किए गए हैं, जिनमें कि सर्वाधिक सुंदर चित्र दिखते हैं जो पश्चिम में पाए जाने वाले जैन ग्रंथों में जैसे कि सचित्र बनाने का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुगल अकबर, जहांगीर और शाहजहां कौन थे? मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे, जहांगीर है, शाहजहां। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो जहांगीर था वह बहुत ही अधिक चित्रों को प्रदर्शित करता था और चित्रों के प्रति बहुत प्रेम रखता था, क्योंकि उसको चित्र से बहुत ही लगाव था। किसको? जहांगीर को। और इस प्रकार की पांडुलिपि काव्यों में चित्रित पांडुलिपि को आमतौर पर चटक रंगों से, मतलब कि जो पांडुलिपि होती है उनको और आमतौर पर अत्यधिक चटक या रंगों से रंग दिया जाता, मतलब कि विभिन्न तरीके के रंगों से उन्हें चित्रित किया जाता, जिसके कारण कि वह और अधिक सुंदर दिखने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर और मुगल की लघु चित्र। जीवन के अन्य पहलू को चित्रित किए जाते हैं। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का जैसे उपहार के तौर पर इन चित्रों को क्या करते थे, वह आदान प्रदान किया करते थे, जिस वजह से वह कुछ गिने चुने ही लोग उनके घनिष्ठ जनों को ही देखे जा सकते हैं। मतलब कि जो उनके साथ में रहते थे उन्हें कुछ ही लोग, गिने चुने लोग ही उनको देखा करते थे। किनको? उन पेंटिंग या उन चित्रों को। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ ही इन चित्र का मुगल दरबार में ही छोड़कर नए उभरे वाले राज्यों में, जिसके चैप्टर 10 में हम देखेंगे, दरबारों में चले गए और परिणाम स्वरूप मुगल शासकों की कलात्मक रचनाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दरबारों में जैसे कि उसमें राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित करते थे। कहाँ पर? राजस्थान के जो राजपूती दरबार होते थे वहाँ पर उनको क्या करते थे, बहुत ही अधिक प्रभावित किया गया, जिससे कि उनको देख के प्रभावित हुए इसमें। लेकिन इसके बाद ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया, मतलब कि जो उनकी जो सुरक्षा थी उनको सुरक्षित रखा, उनकी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास निरंतर किया। मुगल उदाहरणों से आपको का अनुसरण करते हुए जो शासक थे उनके दरबार को चित्रमय दृश्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाने लगा, मतलब जो चित्र के रूप में ये पेंटिंग को उनके दरबार में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिससे कि जहाँ पर आप देखेंगे साथ साथ इसमें कि मेवाड़ है, जोधपुर है, बूंदी है, कोटा है, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथा जो थी उन काव्यों के विषय में चित्रण बराबर जारी रहा। फिर आप देखेंगे कि ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था जो आधुनिक जैसे कि हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालयी तलछटी का था, जो कि हिमाचल प्रदेश का हिमालयी तलछटी क्षेत्र, मतलब कि जो किनारे वाला क्षेत्र है उस पर यह प्रदर्शित था। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कि होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत लघु चित्र का
जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये चित्रों में जैसे होली खेलते हुए इनको प्रदर्शित किया गया है। जैसे फिर इसमें हम देखेंगे कि इनका 17वीं शताब्दी के बाद ही वाले वर्षों पर इस प्रकार की लघु चित्र का ही एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे हम भावशाली शैली कहा जाता है, जहाँ पर हम सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है, जिसमें कि मनुहदत्त या रामंजरी 1739 में नासिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली विजय, और इसमें कि दिल्ली विजय पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम स्वरूप, जैसे कि इसमें मुग़ल कलाकार जैसे मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए इस प्रकार की पहाड़ी क्षेत्र पर पलायन, मतलब कि जब आक्रमण होता था तो उनसे आक्रमण से जो हार जाने के बाद वह आक्रमण से बचने के लिए वह इस प्रकार के घने जंगल या मैदान को छोड़कर इस प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में वह जाकर उनका पलायन करते थे या वहाँ रहने लगते थे। फिर आप देखेंगे कि राधा कृष्ण और उनकी लघु सखियाँ किस प्रकार दिखाई गई इसमें, इस चित्र में दिखाया गया। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि जैसे ही वहाँ जाते थे वह आश्रयदाता तैयार मिले थे, मतलब कि जो यहाँ से चले जाते थे तो उनको वहाँ पर आश्रयदाता तैयार मिलते थे, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि चित्रकारी की कांगड़ा जैसी विकसित हुई। कहाँ पर? कांगड़ा जैसे शैली विकसित हुई। कहाँ पर? इस प्रकार की चित्रकला आश्रयदाता के पास तैयार मिली, फिर इनके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की शैली का कौन सी शैली, जो कि कांगड़ा शैली विकसित हुई धीरे धीरे करके, जो कि 18वीं शताब्दी के मध्य भाग का एक है, जो कि कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की, जिसमें कि हम देखेंगे कि लघु चित्र के बारे में इस प्रकार से उनको दिखाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि चित्रों में प्रेरणा का स्रोत है और वहाँ पर वैष्णव परंपरा है, जिसकी ठंडे नीले और हरे रंगों का जो सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के विषयों के बारे में हम देखेंगे कि इसका जो कि काव्यात्मक निरूपण, जो कि कांगड़ा शैली की प्रमुख विशेषता थी। तो स्मरण के तौर पर हम इसमें देखेंगे कि स्त्री पुरुष के भी, जिसमें कि बर्तन, दीवारें, कपड़े, फर्श भी आदि अपनी कलाकृतियों को चित्रित करते थे। कला के इन नमूने में जैसे कि कुछ बच जाते, जैसे जिस कला का निर्माण करते थे तो उस कला के नमूने में जो कुछ शेष बच जाता था उसके बारे में फिर, तो इसके विपरीत लघु चित्र, जिसमें कि राजमहल में सावधानी पूर्वक रखे जाते, जो अनेक उनको पात्र को रखने वाले जो चित्र थे ना, उनको सावधानी पूर्वक कहाँ रखे जाते थे? महलों में रखे जाते थे। फिर इसमें आप देखेंगे कि इसमें फिर क्या है, बंगाल है कि नज़दीकियों से एक नज़र, मतलब कि बंगाल की जो नज़दीकियाँ हैं उनको किस प्रकार से एक नज़र में देखा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, मतलब किस तरह से उस क्षेत्र में इस भाषा का विचार हो। जैसे कि आपने देखा कि प्रारंभ में देखा जा सकता है, तो अक्सर इन क्षेत्रों पर नाम जहाँ बहुत वहाँ के नाम निवासियों द्वारा बोली जाने में, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती हैं उनको किस प्रकार से निर्धारित करते थे। तो इसलिए हम यह मान लेते हैं कि यह बंगाल में हमेशा बांग्ला भाषा ही बोली जाती थी। किंतु दिलचस्प की बात यह है कि वह जंगली नहीं, बंगाली सांस्कृतिक से निकलती, जो कि बंगाली जो भाषा है वह किससे निकलती है? संस्कृत से निकलती है, हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभ ईसा पूर्व जैसे 17वीं शताब्दी के मध्य के, जो कि कब से हुई? प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम या 17वीं शताब्दी के मध्य की बात है, जिसमें आप देखेंगे कि संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन उसी टाइम में आप देखेंगे कि संस्कृत में जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन से पता चलता है। जैसे बंगाल के लोग संस्कृत में उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, फिर भी उन्हें नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो आप देखेंगे कि सबसे पहले बंगाली भाषा रामायण के तालपत्रों को ही पांडुलिपि की एक पृष्ठ है।
तो फिर इसमें ईसा पूर्व आप देखेंगे चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध जैसे कि दक्षिण बिहार का जो दक्षिणी भाग है उसमें वाणिज्य संबंध स्थापित हो गए और उसके कारण इस तरह से यह संभावित थी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार की ये लिपि थी जिसमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। तो आप फिर इसमें देखेंगे कि किस तरह से इनका वर्णन मिलता है। इसमें हम संस्कृत का प्रभाव बढ़ता है, मतलब कि जिस प्रकार की जो लिपि मिली है उनमें धीरे धीरे करके संस्कृत का प्रभाव बढ़ता तो गया चौथी शताब्दी के दौरान ही। जैसे कि फिर आए कौन, गुप्तवंशी शासक। कौन आए, गुप्तवंशी शासक, जिसमें कि उत्तरी बंगाल पर अपना राज्य, जो गुप्तवंशीय शासक आए वो सबसे पहले क्या किए, उन्होंने उत्तर बंगाल का जो उत्तरी भाग है उस पर उन्होंने धीरे धीरे करके राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित कर लिया। इस वजह से ब्राह्मण को वसाना शुरू कर दिया। मतलब कि जो कौन से गुप्तवंशी शासक जो थे उन्होंने जैसे बंगाल के जो उत्तरी भाग में उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया ना, तो फिर उसी टाइम में उन्होंने क्या किए, ब्राह्मणों को धीरे धीरे बसाना शुरू कर दिए। इस प्रकार जैसे कि गंगा के मध्य घाटी का कि भाषी एवं सांस्कृतिक प्रभाव था, बहुत अधिक प्रभाव था, अधिक प्रबल मिलता गया। फिर 7वीं शताब्दी में जैसे कि चीनी यात्री ह्यूंगसांग ने बताया कि बंगाल के सर्वत्र या संस्कृत की सर्वाधिक भाषा का ही प्रयोग किया। किसने बताया, जो कि चीनी यात्री कौन था, ह्यूंगसांग ने क्या बताया, इसमें संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग है। आप देखेंगे कि 8वीं शताब्दी से पाल शासक के ये अंतर्गत जो है क्षेत्रीय राज्य का यह उद्भव धीरे धीरे करके हो गया। किसके शासक में, पाल शासकों के शासन में धीरे धीरे करके यह क्षेत्रीय उद्भव होते गए, जिसके कोई चैप्टर 2 में 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे बढ़ने के साथ साथ बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। मतलब कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में किसमें, बंगालों पर किसका शासन रहा, सुल्तानों का शासन रहा, जो कि दिल्ली में स्थित है, शासकों से स्वतंत्र थे, जिसके हमने चैप्टर 3 में देखा। फिर आप देखेंगे कि 1586 में जैसे जैसे अकबर ने इस प्रदेश को बंगाल से जीत लिया और फिर इसे सूबा माना जाता। मतलब कि अकबर ने इस प्रदेश को जीता, किसे, बंगाल को, उसने फिर इसको क्या कहा, सूबा माना। किसने माना, अकबर ने। तो उस समय जो प्रशासन की भाषा थी वह प्रशासनिक भाषा थी, मतलब जो शासन करने वाले राजा थे, कौन, अकबर। तो उसने किस भाषा का प्रयोग किया, उसने उस भाषा पारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, प्रशासन के लिए कौन सी भाषा थी, पारसी भाषा थी, लेकिन बंगाल का एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में धीरे धीरे करके विकसित रही थी। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे चलता गया वह 15वीं शताब्दी के आते आते उस भाषाओं में तथा बोली की जैसे किसकी बोली कौन सी थी, बंगाली समूह का एक सामान्य साहित्य भाषा के द्वारा ही एक वध गया, मतलब कि एक वंत के तौर पर किया गया। साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र की कौन सी, पश्चिमी भाग में बोलने के लिए भाषा थी, मतलब कि जो पश्चिमी क्षेत्र था उस क्षेत्र में बोलने वाली भाषा थी। कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, जिसे हम कहते थे क्या, पश्चिम बंगाल कहा जाता था। यद्यपि बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ। आप पूछेंगे कि बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि बंगाली भाषा का उद्भव हम संस्कृत भाषा से हुआ, जिसमें आपने क्रम विक्रम के अनेक अवस्था से गुजरी, जो कि बंगाली भाषा है जो क्रम अनुक्रम से अनेक प्रकार की ये अवस्था से गुजरी हैं। इसके अलावा गैर तौर पर संस्कृत का एक विशाल शब्द का भंडार है, जो जातीय समूह के फारसी यूरोपीय भाषा में अनेक साहित्य के लिए प्रस्तुत है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनमें इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था। फिर आप देखेंगे बंगाली के प्रारंभिक साहित्य के 2 क्षेत्रों में कहा जाता था, जिसकी श्रेणियों को बंगाल संस्कृत या बंगाल की श्रेणी या फिर संस्कृत की एक श्रेणी मानी जाती, कौन सी, बंगाली भाषा को। फिर इस प्रकार के दूसरी उसे स्वतंत्र हो गए।
और फिर आप इसमें देखेंगे कि प्रथम श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य जैसे कि मंगल काव्य है, इसका शाब्दिक अर्थों के में आप शुभ यानी कि मांगलिक काव्य है, जो स्थानीय देवी देव मांगलिक काव्य है जिसे किसमें माना जाता है, स्थानीय देवी देवताओं को, स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित थी या उनसे ही इनका लगाव था। और आप इस भक्ति में जैसे कि साहित्य के गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेतृत्व में चैतन्य देव की जो जीवनी है इसको चैप्टर 8 में आदि में शामिल किया। फिर आप देखेंगे इसमें कि दूसरी श्रेणी के नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि मैनावती गोपीचंद, कौन सी, मैनावती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से, आर्य कहानियाँ से इसकी परिक्रम या लोक कथाएँ थी जो गाती थी, इनकी गाथा गीत के रूप में सुनाते थे। फिर आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से इनका शासन रहा, और फिर मैनावती गोपीचंद और धर्म ठाकुर इनका किस प्रकार से। नाथ लोग सन्यासी होते हैं, मतलब कि इनका कहने का मतलब यह हुआ कि जो नाथ लोग होते हैं वह सन्यासी होते हैं जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते हैं। कौन, सन्यासी लोग तरह तरह की यौगिकों की क्रिया करते हैं। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिजात किया जाता है, यह बताता है कि यह रानी मैनावती ने, कौन, रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास को मार्ग अपनाने को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया। किसने, रानी मैनावती ने अपने पुत्र कौन थे, गोपीचंद को संन्यास के मार्ग में जाने के लिए अत्यधिक बल या प्रोत्साहन किया। धर्म ठाकुर का एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर के काठ मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों में काल निर्णय करना या अपेक्षित सरलता, मतलब कि जो पहली श्रेणी की जो काल थे ना, उस समय उसको निर्णय करना क्या करना था, एक अपेक्षाकृत, मतलब कि बहुत सरल रूप से किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपि पाई गई है जिसमें कि यह इंगित किया जाए, मतलब कि जो इस प्रकार की जो पांडुलिपि पाई गई है ना, उनमें इनको किस प्रकार से इंकित किया जा सकता है या उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार उनकी रचना जैसे कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच हुई। आप देखेंगे कि इस श्रेणी में कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, मतलब किसी प्रकार से उनको सुनाया जाता, इसलिए इस काल की श्रेणी का निर्माण सही नहीं किया गया था। मतलब कि जो अनेक प्रकार से वह सुनाई जाने वाली इस प्रकार की जो मौखिक कहानी थी वह कहीं सुनी थी, जिसमें आप देखेंगे पूर्वी बंगाल के लोकप्रिय थी और यह ब्राह्मणों के प्रभाव पर अपेक्षाकृत कम था, मतलब कि इनमें ब्राह्मणों का भाव जो था बहुत अपेक्षा। तो फिर इसमें देखेंगे कि आपके विचार के द्वारा इसमें प्रदर्शित के से द्वितीय श्रेणी की कृतियाँ को लिखित रूप में क्यों नहीं देखी जाती। फिर इसमें आप देखेंगे कि पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी के लोगों में एक बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में क्रम उपजाऊ था, मतलब इसका 16वीं शताब्दी में लोगों जो बड़ी संख्या में थे ना, वह पश्चिम क्षेत्र का पश्चिमी बंगाल था, जहां पर इसके उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली क्षेत्र में जंगली क्षेत्र जो था वह एक दलदलीय था। इसके इलाके पर प्रवास करना बहुत ही शुरू कर दिया गया। ज्यों-ज्यों वह पूर्व से बढ़ते गए, वह बंगाल की ओर साफ करके भूमि के धान की खेती करने, मतलब कि उस जगह को साफ करते गए और फिर वहाँ पर उस भूमि पर धान की खेती करने लगे और वह समय पर मछुआ स्थानीय तौर पर खेती करने लगे। इस पर से अक्सर है कौन थे, यह जनजाति किसानों का एक समुदाय में मिलता है, जो कि आप देखेंगे कि पारसी भाषा का शब्द किस प्रकार या आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। इसमें देखेंगे आप इसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल में जो मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, मतलब कहने का यह हुआ कि मुगल जो शासक थे वह धीरे धीरे करके बंगालों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए। फिर उन्होंने पूर्वी डेल्टाई जो बंगाल का क्षेत्र, जहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई का जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर वह प्रादेशिक केंद्र बना लिया, किन्होंने, मुगलों ने। फिर इस तरह से वह नगर की राजधानी स्थापित हो गई और फिर अधिकारी और कर्मचारी लोग जो होते थे वह भूमि पर अक्सर उस पर मस्जिदें बनाएं,
कोई किन्ने बनाए जो कि मुग़ल शासकों ने वहाँ पर क्या मस्जिदें बनाई और फिर उन्होंने इस इलाके पर धार्मिक रूपांतरण केंद्रों के रूप में काम आती थी, जो कि मस्जिदें जो होती वहाँ पर धार्मिक केंद्रों के रूप में उनको काम आती थी। प्रारंभ से ही जैसे कि बाहर से आकर बसने वाले लोगों को स्थानीय परंपरा परिस्थितियाँ से रहते थे, रहने के लिए इस प्रकार की इस रहने के लिए कुछ व्यवस्थाएं तथा आश्वासन चाहते थे, जैसे सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता के रूप में प्रदान की जाती, जिस प्रकार शासकों का निर्णय भूमिका भी अदा करते, मतलब जो शासक थे उनमें किस तरह के शिक्षकों की भूमिका ये उसमें उनका निर्माण करती थी। तो फिर आप देखेंगे कभी कभी समझ आता है कि इस प्रकार के नेता अलौकिक शक्तियों से ही थे, मतलब इस प्रकार के नेताओं के पास क्या थी, अलौकिक शक्तियाँ, मतलब कि अपार शक्तियाँ जो स्नेह और इनका आदर करती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था, पीर कहा जाता। इनको इन अलौकिक शक्तियों को स्नेह और आदर पर स्नेह दिया जाता है तो इनको क्या कहा जाता था, पीर कहा जाता था। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि पीर श्रेणी को संत सूफी या धार्मिक का महानुभाव शास्त्री उपनिवेश देवत्व या प्राप्त सैनिक जैसे कि योद्धा युद्ध की देवी बौद्ध देवी देवताओं को जीव आत्मा के में शामिल थे। मतलब इन परंपराओं की पूजा पद्धतियाँ जो थी वह बहुत ही लोकप्रिय थी, बंगाल में सर्वत्र रूप से पाई जाती हैं। और फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे चलता गया बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद आप वर्षों पर मंदिर बनाने के तौर जोरों पर रहा, मतलब कि जो 15वीं शताब्दी थी उस समय पर जैसे जैसे करते गए तो उस टाइम पे मंदिर बनाने का तौर बहुत ही अधिक प्रचलित था। जैसे कि आप 19वीं और फिर यह चलता तो रहा परंतु जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आई तो उस टाइम पर यह आकर यह समाप्त धीरे धीरे करके वह समाप्त हो गया। हमने देखा है कि चैप्टर 2 और 5 में मंदिरों का अन्य धार्मिक भवन अक्सर व्यक्तियों के समूह द्वारा बना, मतलब कि जो मंदिरों का जो मंदिर बनाए जाते हैं और भवन बनाए जाते हैं जो कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कि सभी व्यक्तियों को द्वारा बनाए जाते हैं और यह बहुत ही शक्तिशाली बन रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इसमें मध्यम तथा उनकी शक्ति के जैसे भक्ति भाव को प्रदर्शित करना था। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो उस टाइम पे जो शक्ति है और उनको भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, कौन, मध्यम शक्ति का प्रदर्शित करना चाहते थे, कौन, व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें कि संस्कृत भाषा में इसमें बंगाल में साधारण ईंटें मिट्टी गारे में से अनेक मंदिर जिसमें कि निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू तेली कंसारी घाटू धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बनी यूरोपीय व्यापारी की कंपनी के आने जाने के नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। मतलब यूरोपीय कंपनी जो थी उनको आने जाने के लिए है विशिष्ट तरीके से आर्थिक अवसर पैदा हुए, जिसके कारण कि अंग्रेजों ने इन अवसरों को भरपूर रूप से लाभ उठाया और उनको इस प्रकार की जो धार्मिक प्रवृत्ति हैं उनको सुधरती गई, मतलब धीरे धीरे करके यह सुधरती गई। आप जीवयाद यह मानना है कि पेड़ पौधों जड़ वस्तुएं और प्राकृतिक घटना की जीवात्मा है। तो आप देखेंगे कि इसमें कि यहाँ पर मंदिर की तुलना चैप्टर 2 में की गई मंदिर से है, जिसमें कि एक 2 चाला या छप्पर झोपड़ी जिसमें कि बाएं और एक चौपाला था और फिर इसमें अवसरों का लाभ उठाया। जैसे ही वह सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, वह धीरे धीरे स्मारकों का निर्माण मध्यम अवस्था पर प्रतिष्ठित की घोषणा कर दी गई। जब स्थानीय देवी देवताओं और गांवों को छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा करते थे, उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई प्रतिमा को मंदिरों में स्थापित कर दिया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार की छप्परों के द्वारा इन छप्परों से बनाए गए इन मंदिर का निर्माण करते थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक का निर्माण किस तरह से, क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक हैं उनका निर्माण किस तरह से किया गया।
तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें इस मंदिर का निर्माण जिसमें कि ये दिखाए गए हैं गोपियों के साथ कृष्ण की श्यामपुरी मंदिर से पकी हुई मिट्टी की प्रतिमा जिसमें कि कृष्ण है और उनकी गोपियां को प्रदर्शित किया गया इस चित्र में के माध्यम से। इन मंदिरों की शैल की या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ी मतलब जो मंदिर बनाया गया है उसमें बंगाल की छप्परदार झोपड़ियाँ की तरह, जैसे दो चाला की दो छतों का एक चौचाला होता है, जिसमें दो चाला मतलब दो छतों वाला, चौचाला मतलब चार छतों वाला यह है। और इस प्रकार से उनको प्रदर्शित करते थे, जिससे हमने चैप्टर 5 में वर्णित बंगाली गुंबद को याद किया था, जिसमें कि इस प्रकार की गुंबद चित्र के बारे में हमने चैप्टर 5 में देखा था। इसके कारण मंदिर में एक की गई स्थापत्य कला जिसमें कि विशिष्ट तरह से बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। फिर आप देखेंगे इसमें कि जटिल चौचाला यानी चार छतों वाला ढांचों पर चार त्रिकोणमितीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जिसके पर कि ऊपर तिर्यक रेखा एक बिंदु पर रखते थे, जिसमें आमतौर पर यह बंगाल का वर्गाकार चबूतरा बनाए गए। इनके भीतरी भागों में कोई सजावट नहीं, मतलब कि जो इस प्रकार के चबूतरे बनाए जाते थे उसमें भीतरी भाग पर कोई सजावट नहीं की जाती, परंतु इसका सजावट नहीं तो की जाती। लेकिन ये जो मंदिर के बाहरी आंतरिक तौर पर तो नहीं किया जाता, परंतु बाहरी क्षेत्र था उस पर विशिष्ट रूप से उनकी सजावटें की जाती थी। पट्टियाँ या ठाले या मिट्टी की पट्टियाँ सजाई जाती थी, जिस पर मंदिर पर विशेष रूप से, जैसे कि आप देखेंगे इसमें पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावट या उत्कृष्ट रूप से मिलती है। किसमें? बाहरी रूप में, परंतु आंतरिक रूप में तो उनको नहीं सजाया जाता, जिसमें बाहरी रूप से सजाया जैसे लोगों को आकर्षण हो सके, इस तरह से वो उनका निर्माण करते थे। आप देखेंगे कि फिर मछली भोजन के रूप में किस प्रकार वो लोग मछली का भोजन के रूप में किस प्रकार इनका निर्माण करते थे या उनका उपयोग किया जाता, किसमें? भोजन के रूप में। आप परंपरागत के भोजन के संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहती है, जैसे बंगाल का नदीय मैदान जहाँ पर मछली धान की उपज बहुतायत में होती है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से इनका प्रयोग करते थे। फिर आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से इनको दर्शाया गया है वास्तविक चित्र में। स्थानीय जैसे कि मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा, मतलब कि उन लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? मछली पकड़ना, जिससे कि वह बंगाली साहित्य की एक स्थान उल्लेखनीय मिलता है। किसमें? बंगाली साहित्य में उनका स्थान का एक उल्लेख मिलता है। जिस मंदिर में वाद्य विचारों के दीवारों के तौर पर मिट्टी लगी है, जिसमें कि मछलियाँ का छाप या टोकरियों के में भरकर बाजार में जाते थे, मतलब जो मछलियों को भर करके किसमें? टोकरी में भर करके उनको बेचने के लिए कहाँ जाते थे? बाजार में, जिसमें ब्राह्मण समेत करने की अनुमति नहीं थी, मतलब ब्राह्मणों को समेत भोजन करने की कोई अनुमति नहीं थी इस प्रकार से। लेकिन स्थानीय आहार पर मछलियों का लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म विशेषज्ञ ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार के निषेध ढील दे दी गई, और ब्राह्मण दर पुराण में जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ था, जो स्थानीय ब्राह्मणों के लिए कुछ खास और मछली खाने की अनुमति दे देता था। आप देखेंगे इसमें कि घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए कुछ मंदिर में पिटिका के रूप में दर्शाया गया है। फिर आप इसमें देखेंगे कि है इसमें यूरोपी का आगमन। यूरोपियों में राष्ट्र राज्यों का उदय, यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ? किसमें? यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय किस प्रकार हुआ? तो आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं ही एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का प्रज्ञा दी, और यह चर्च में यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य में, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं ही समुदाय के रूप में पहचानने के लिए जो एक भाषा में फ्रेंच या जर्मन में बोलते थे। प्रारंभिक में 19वीं शताब्दी में रोमानिया के विशाल पुस्तकालय में, जिसमें रोमानिया में लिखी जाने वाली हंगरी नामक
एक लैटिन के स्थान पर हंगोरिया की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। किस कौन सी भाषा में? हंगोरिया को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इस तरह से वह प्राकृतिक प्रक्रिया में लोगों को यह बोध कराया गया है कि यह इस प्रकार के समुदाय में एक अलग राष्ट्र, मतलब कि इस प्रकार की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में लोगों को अलग से बोध कराया गया, मतलब उनको बतलाया गया है। और 19वीं शताब्दी के अंतिम शासक जैसे इटली देखिएगा और जर्मनी एकीकरण में यह आंदोलन में है भावना में धीरे धीरे पर इनको अधिक बल मिला। देखते हैं फिर इसमें कुछ 20 शब्द कौन कौन से हैं। इसमें 20 शब्द में आप सबसे पहले देखेंगे शास्त्री क्या है, लघु चित्र क्या है, फिर इसके बाद आप देखेंगे पीर क्या है, बोली क्या है, फिर इन्हें याद कीजिएगा। फिर इसमें कुछ शब्द दिए गए, इनका मेल मिलाव करना है आपको। अनंत वर्मन कौन थे, जगन्नाथ कौन थे, महादेवपुरम कौन थे, फिर लीला तिलकम कौन थे, फिर मंगल काव्य क्या था, लघु चित्र क्या था, फिर इसके बारे में आपको इसमें दिए गए चित्र के बारे में बतलाना है। आप देखेंगे जगन्नाथ कहाँ मिलेंगे, जगन्नाथ आपको मिलेंगे उड़ीसा में। इसी तरह आप देख लीजिएगा, इन चित्रों को मिलाना है। फिर इसमें आप देखेंगे कि मणिक प्रबलम क्या है और इस भाषा में लिखी गई बताइए। फिर इसमें कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, इसके बारे में बतलाना है। और बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, मतलब कि किस तरह से बंगाल के जो मूर्ति मंदिरों की जो स्थापत्य कला थी उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता था। इसमें कुछ और दिए गए हैं जिसके बारे में आइए विचार करके देखते हैं। चारण भाटों या शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा कीजिए, इसके बारे में लिखना है। हम जनसाधारण या की तुलना सांस्कृतिक के कुछ रीति रिवाजों से अधिक क्यों जानते हैं, इसके बारे में लिखना है। विजेता की पूरी स्थित कौन सा मंदिर जगन्नाथ मंदिर में नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न किन के द्वारा किए गए, मतलब प्रयत्न क्यों किए गए। और फिर बंगाल में मंदिर क्यों बनवाए गए, इसके बारे में देखना। फिर जो कुछ क्वेश्चन दिए गए देख लीजिएगा, पढ़ के आपको इसके बारे में कुछ लिखना, इसके बारे में इनको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है इनके बारे में। हाँ तो दोस्तों, तो आज का चैप्टर कैसा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट करना है। कमेंट करने के साथ साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।